नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं हेल्थ के अलग अलग टॉपिक्स को, मेडिटेशन और मेडिटेशन से रिलेटेड स्पिरिचुअल नेचुरल मेथड से टैकल करना। हम घर बैठे क्या अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं? अगर आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, उसमें जो बातें बताई जाती हैं उनको करते हैं, तो आपको यह बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारी अलग अलग बीमारियां हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उसमें से लगभग 90% बीमारियों को हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं। ना सिर्फ ठीक कर सकते हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं। अलग अलग हेल्थ टॉपिक पर यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे आपके डिमांड आती है वैसे टॉपिक्स पर यहाँ पर हम सेशन करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए काम का है। 100% पॉपुलेशन के लिए। ऐसा धरती पर कोई आदमी नहीं है जिसको ये काम में नहीं आएगा। अगर आपने हमारा देखा हो हमारी नोटिफिकेशन, तो ये टॉपिक है समय के साथ उम्र का ढलना, एजिंग। एजिंग एक ऐसा है जो लगभग सभी को होता है, लेकिन यहां पर हम जितना समझ लें अपने हेल्थ के एस्पेक्ट्स को, हम उसे अच्छा रख सकते हैं। देखिए, हेल्थ के लिए हम यहां पर अपनी स्पिरिचुअल एनाटॉमी, आध्यात्मिक बनावट, हमारे शरीर और आत्मा के बीच में जो ऊर्जा शरीर है, जो मन शरीर है, उस पर काम करना सीखते हैं। तो अपने मन पर काम करते हुए, अपनी एनर्जी, नाड़ियों और चक्रों पर काम करते हुए, क्या हम एजिंग को, बुढ़ापे को स्लो कर सकते हैं? क्या रिवर्स कर सकते हैं? तो पहले हम स्लो करने के हिसाब से सोचें कि जितना उम्र होता है उसको रोका जा सकता है, उसको धीमा किया जा सकता है। और जब धीमे करने के लिए आप समझ में बात आने लग गई, तो अब आप फिर उसको रोक भी सकते हैं और बल्कि रिवर्स भी कर सकते हैं। हार्वर्ड में ऐसा रिसर्च हुआ। एक साइकोलॉजी की रिसर्चर हैं, उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ सब्जेक्ट चूज किए गए, लगभग 30 लोग, और उनको एक आइलैंड पे कुछ दिनों के लिए शिफ्ट किया गया। और 20 साल पहले उन्होंने जो जिंदगी जी थी, जैसे वो मैगजीन पढ़ते थे, जैसे वो मूवी देखते थे, जो जो हुआ था दुनिया में, बस उन वैसा माहौल क्रिएट किया गया और वो अपने प्रेजेंट टाइम के फिजिकल फैमिली से, सिचुएशन से कट गए। और उस 20 साल पुरानी जिंदगी को जीते समय बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, आज का कोई भी वो न्यूज नहीं देखेंगे, सब कुछ 20 साल के पुराने वाला। और उन बाद में उनका फिजियोलॉजिकल पैरामीटर चेक किया गया जो एजिंग से रिलेटेड होता है। सबसे बड़ा पैरामीटर होता है टीलोमेयर। हमारे सेल में लास्ट में कोशिका में क्रोमोसोम, जो हमारे 22 क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर्स, उन क्रोमोसोम के लास्ट में टीलोमेयर होता है। यह टीलोमेयर जो है हर सेल डिवीजन के बाद थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो इस टीलोमेयर की लंबाई लगभग 10,000 बेस पेयर होती है और वो हर डिवीजन के बाद छोटा छोटा होता जाता है। 50 की उम्र के आते आते लगभग वो 50% उसका इरोजन हो चुका है, वो खराब हो चुका है, वो छोटा हो गया है। और जब वो और छोटा हो जाए तो फिर सेल्स मरने लग जाते हैं और फिर एजिंग हो जाती है। उन हार्वर्ड का ये जो मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं, जब वो 20 साल पुरानी जिंदगी जी रहे थे, तो बाद में में देखा गया कि उनके भीतर जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर हैं एजिंग वाले, वो सारे रिवर्स हो गए थे। ना सिर्फ कम हुए बल्कि रिवर्स भी हो गए। उनके भीतर जो ब्लड वेसल्स थे, उनके ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी
एडल्ट मिडिल एज वाली हो गई, सीनियर सिटीजन लिए गए थे। तो जब हमारा माहौल अगर बदल जाता है, हमारा माइंडसेट बदल जाता है, तो हम एजिंग को ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि हम पीछे भी ले जा सकते हैं। यह बात बहुत लोगों के लिए शायद अचंभी वाली लगे कि सुई घड़ी, मतलब समझिए कि जो घड़ी चल रही है, आप घड़ी को उल्टी दिशा में चला सकते हैं। हमारे भीतर ब्लड है, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, इन सभी का एक एज के अनुसार उनका एक कंसंट्रेशन होता है, विस्कोसिटी होती है, सेल का शेप होता है। जब एजिंग होती है, वो जो बुढ़ापे वाला जो फॉर्म है उनका, उसकी तरफ वो जा रहे हैं। और जब वो यंग हो जाएं, तो हार्मोन लेवल में चेंजेस हो जाते हैं। एजिंग को ना सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। ऐसा कई यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो चुका है। लेकिन अचंभे वाली बात यह है कि जो मेडिकल रिसर्च में बातें हैं वो जनरल पब्लिक तक बहुत कम पहुंच पाती है। पीएमसी हिंदी पर, यहां पर डॉक्टर से पूछो के प्रोग्राम का उद्देश्य आपको लेटेस्ट मेडिकल साइंस की अच्छी बातों को पहुंचाना है। हम अपनी एजिंग को रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। 50 साल की उम्र में भी आप 30 साल जैसे दिख सकते हैं, ऐसा संभव है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं आज आपको 8 पॉइंट्स भर भर के बताने वाला हूं, जिसको आप अगर सीख लेते हैं, करते हैं, तो आप बुढ़ापा स्लो हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, स्माइल मोर। हमें जिंदगी में मुस्कुराना अधिक है, हंसना अधिक है। देखिए, जब हम हंसते हैं तो हमारे भीतर ऑक्सीजन का प्रवाह, फ्लो बढ़ जाता है, हमारे लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन जाते हैं। हमारे शरीर में जो भी न्यूट्रिशन जाता है, हम भोजन लेते हैं, उससे कुछ कैलोरी जाती है, लेकिन ज्यादा महत्व तो हमारी ब्रेथ का है, ऑक्सीजन का है। हमें मुस्कुराना अधिक है, हंसना अधिक है। अपने लाइफ में जो जोक्स क्रैक करने वाले लोग हैं उनके साथ ज्यादा रहें, कॉमेडी मूवीज ज्यादा देखें। आपको नॉर्मन कजिन्स की भी बात इस शो में पहले बताई गई थी। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नाम की डिजीज, जिसका मेडिकल में इलाज नहीं है। ज्यादातर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में शरीर में दर्द बहुत होता है। नॉर्मन कजिन्स ने हंस हंस कर, और भी कई सारे होलिस्टिक मेथड उन्होंने अपनाए, अपने पेन को वो कंट्रोल रखते थे। उन्होंने किताब भी लिखी है, एनाटॉमी ऑफ इलनेस। ऐसा संभव है जिसको मेडिकल में लाइलाज कहा जा रहा है, उसको अल्टरनेटिव तरीकों से, प्राकृतिक तरीकों से उसको ठीक किया जा सकता है, काफी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर नॉर्मन कजिन्स को दर्द नहीं हो रहा तो ठीक है, जिंदगी उनकी लगभग ठीक ठाक चल रही थी। नॉर्मन कजिन्स ने नोट किया था, जब उनके एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से उनके शरीर में बहुत दर्द होता था उनकी हड्डियों में, जब वो एक कॉमेडी मूवीज देख लेते थे, वो खुल के हंस लेते थे, तो अगले 2 घंटे के लिए उनके शरीर में कोई दर्द नहीं होता था। तो दर्द होता है तो बहुत लोग डिस्प्रिन लेते हैं, कॉम्बिफ्लाम लेते हैं। सबसे बड़ा पेन का एंटीडोट है हंसना, लाफिंग। नॉर्मन कजिन्स से हम ये सीख लें, मुस्कुराना अधिक है, हंसना अधिक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारी ब्रीदिंग का है। आप बोलेंगे सांसों का, सांस तो हम हर पल ले रहे हैं। हम जो श्वास ले रहे हैं, क्या उसे हम सही ढंग से ले रहे हैं? बात बहुत छोटी सी है, बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी बहुत लोग इससे अनजान हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो क्या आपका पेट उस समय हिलता है? एक छोटे बच्चे को सोता हुआ देखें, सोते समय उसका पेट, उसकी नाभि कितनी हिलती है। अगर हर श्वास के साथ अगर आपका पेट, आपकी नाभि
मूव करती है तो आप सही ढंग से श्वास ले रहे हैं। अगर आपकी सैलो ब्रीदिंग है, अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर सांस ले रहे हैं, फिर तो जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना शरीर को मिला ही नहीं। बस आप जैसे सब्सिडी होता है 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूं, उससे जीवन बस काट रहे हैं। जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी जीना है। अगर आप सही ढंग से सांस लेंगे तो आप जिंदगी जी सकते हैं। आपको शरीर में ऊर्जा भरपूर रहेगी, प्राण ऊर्जा भरपूर रहेगी, और प्राण ऊर्जा भरपूर रहेगी तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, एजिंग स्लो हो जाएगी। तो आप कभी भी अपने पेट, अपने हाथ को, किसी भी हाथ को रख सकते हैं। बाएं हाथ का प्रयोग हमें अधिक करना चाहिए, तो इससे हमारा ब्रेन जो है वो ज्यादा आपस में हार्मोनाइज होता है। ब्रेन के हमारे 2 हेमिस्फीयर हैं, 2 लोब हैं। ब्रेन कोहेरेंस, दोनों हेमिस्फीयर में आपस में कोहेरेंस ज्यादा अच्छा होता है। कॉर्पस कैलोसम, हमारे जो ब्रेन के जो 2 पार्ट होते हैं, 2 सेरिब्रम है, उनको आपस में जोड़ता है कॉर्पस कैलोसम। अगर हम अपने दोनों हाथ का इक्वल यूज करते हैं, बाएं हाथ का भी हम जितना दाएं हाथ का यूज करते हैं उतना बाएं हाथ का भी यूज करते हैं, तो हमारा कॉर्पस कैलोसम ज्यादा बड़ा होता है, तो आपका ब्रेन कोहेरेंस अच्छा होगा। तो अपने कुछ चीजों में बाएं हाथ का यूज करना सीखिए। तो अपने बाएं हाथ को अपने नाभि पर रखिए। चलिए एक बार हम सीधे होकर बैठ जाएं, आंखें बंद। अपने बाएं हाथ को अपने पेट पर रखें और फील कीजिए जो श्वास अंदर आ रही है, क्या उससे आपका पेट हिल रहा है? 2 मिनट के लिए हम अपने ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, अपने बाएं हाथ को नाभि पर रखे हुए। जब श्वास अंदर आ रही है, नेचुरल ब्रीदिंग, आपको कोई ब्रीदिंग में बदलाव नहीं करना है। जो प्राकृतिक रूप से श्वास अंदर आ रही है उसमें फील करें, क्या आपका पेट हिल रहा है? अगर पेट हिल रहा है तो आपके श्वास सही है। आंखें बंद रखें। आंखें बंद रखते हुए हमें इस बात को भी महसूस करना है कि नाभि से नीचे पेट कितनी गहराई तक हिल रहा है। 1 इंच तक, 2 इंच तक, 3 इंच तक, जस्ट फील। हमारी नाभि से 2 इंच नीचे एक एनर्जी मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हारा। अगर आप जब श्वास लेते हैं और अगर आपका पेट हिलता है, नाभि से नीचे 2 इंच नीचे हिलता है, वो मूव करता है, तो आपकी श्वास हारा तक पहुंच रही है। अभी आप हाथ रखकर कॉन्शियस अगर हुए हैं तो हाथ को अलग कर लें, आंखें लेकिन बंद रखें और अब फील करें, क्या आपकी श्वास हारा तक पहुंच रही है? अगर आपकी श्वास हारा तक पहुंच रही है, यानी कि नाभि से 2 इंच नीचे तक मूवमेंट, बहुत फाइन मूवमेंट होगा, बहुत हल्का सा सेंसेशन होगा, लेकिन अगर वो हो रहा है तो आपकी श्वास सही चल रही है। अगर किन्हीं का श्वास उतना गहरा नहीं है तो आप हर दिन 2 बार आंख बंद करके 15 मिनट के लिए सांसों को महसूस करने की आदत डालें। अगर आप 1 महीने, 2 हफ्ते भी अगर आप आंख बंद करके अपने पेट में सांसों को महसूस करते हैं तो बहुत संभावना है कि आपकी सांसें हारा तक पहुंचने लग जाएगी। आंखें बंद रखते हुए हारा को महसूस करते रहें। अपनी तरफ से सांसों में कोई बदलाव नहीं करना। हारा ब्रीदिंग, नेवल ब्रीदिंग,
पेट से श्वास, नाभि से श्वास हम जिंदगी में लेना सीख जाएं। कभी भी आपको कोई गुस्सा आए, कभी भी कोई बात आपको परेशान करे, आप चेक करें आपकी सांसें हारा को टच नहीं करेगी, वो सैलो हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, बस ऊपर ऊपर रहेगी। जब सांसों की गति बदल गई तभी से आपने अपने शरीर में बीमारी को बुलाने का इंतजाम कर लिया। बीमार हम अपनी लापरवाही की वजह से होते हैं। अपनी जिंदगी में सही ढंग से हम सांस लेना सीख रहे हैं, सही ढंग से सांस लिया करें। 1 मिनट और आंखें बंद रखते हुए हारा को फील करें। नाभि से 2 अंगुल नीचे का एरिया, हर श्वास के साथ आपका हारा हिल रहा है, चल रहा है। हारा ऊर्जा का बहुत बड़ा खजाना है। दुनिया में जितनी बीमारी है, अगर हारा से हम सांस लेना सीख जाएं तो आधी बीमारी तो यूं ही ठीक हो जाएगी। नब्बे 90% बीमारी को आप घर बैठे ध्यान से ठीक कर सकते हैं। 50% बीमारी को आप सही ढंग से श्वास लेकर ठीक कर सकते हैं। हर दिन कम से कम 2 बार आप अपनी ब्रीदिंग को चेक किया करें, क्या आपकी श्वास हारा तक पहुंच रही है ना? अगर पहुंच रही है, वेल एंड गुड। लास्ट 10 सेकेंड। 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर रखें और आंखें खोल लें। बुढ़ापा कम होना शुरू हो जाएगा। आप हमेशा यूथफुल रहेंगे, सही ढंग से सांस लेते हैं तो। पहला पॉइंट, स्माइल मोर, लाफ मोर। खुलकर हंसें, खुलकर मुस्कुराएं। दूसरा पॉइंट, हम हारा ब्रीदिंग सीख लें। तीसरे पॉइंट पे चलने से पहले आपसे एक सवाल, लाइफ सबसे अधिक कहां दिखती है? जो ये लाइफ फोर्स है, जो जीवन शक्ति है, वो सबसे ज्यादा कहां दिखती है? मेरा सवाल समझा आपने? हम चारों तरफ जीवन देख सकते हैं, हर इंसान है। सबसे ज्यादा जीवन शक्ति का प्रभाव कहां दिखता है? वो दिखता है उछलते खेलते बच्चों में, मस्त बच्चों में। बच्चों को देखिए, बच्चे हमेशा मस्त रहते हैं। वो किसी भी चीज से खेल लेते हैं। बारिश का पानी हो, उससे भी वो खूब खेलते हैं। ज्यादातर बच्चे आप पाएंगे बारिश में खेलना, पानी के साथ खेलना पसंद करते हैं। हम सो कॉल्ड एडल्ट, बारिश होती है तो भागते हैं, ये सोचते हैं कहीं कोल्ड ना हो जाए। बच्चों को ये डर क्यों नहीं होता कहीं कोल्ड ना हो जाए? हमने डर में जीना सीख लिया है। ये डर आपको बीमार कर रहा है। बारिश का पानी बीमार नहीं करता, बारिश के पानी से जो डर है वो बीमार करता है। इस बात को बारीकियों को समझिएगा। अगर आपने डर को जीत लिया
अगर आप डर को छोड़ सकते हैं, अगर आपने कोई ऐसी कला सीख ली जिससे आप अपने डर को कम कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं, EFT है, स्वाधिष्ठान चक्र पे काम करना है, कई सारे मेथड हैं, तो बारिश के पानी में रहने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें बेसिक केयर अपना करना चाहिए, जैसा मौसम हो वैसे कपड़े पहनने, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, भारत में तो हर मौसम है, भारत की ये खासियत है। बच्चे लाइफ को एंजॉय करते हैं, उन्हें कोई भी नई चीज में दिखती है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। हम कोई नई चीज देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये कितने रुपए का है। इतना हमारे माइंड में मनी कंसेप्ट ने इतना ज्यादा पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, हम लाइफ को एंजॉय नहीं करना जानते। अरे कितने मनी का है वो बाद में देखना, पहले एंजॉय करने तो एंजॉय करो। ये करके देखो, छोटे बच्चे होंगे, कोई चीज नई चीज मिलेगी उसको छू कर देखेंगे, उसको हिला डुला के देखेंगे। कोई खिलौना दे दीजिए आप बच्चों को, देखिए वो खुद ही एक्सप्लोर कर लेंगे कि इसको कैसे चलाना है। हमें कोई नया चीज मिल जाए, हम ये कंसर्न होता है ये खराब ना हो जाए। क्यों इतना हम डर के जीते हैं? लाइफ को जीना सीखिए, और लाइफ को सीखने के लिए बच्चों के साथ रहिए। बच्चे जैसे खेलते हैं, जैसे मस्त रहते हैं, वैसे रहिए। अगर हम बच्चों के साथ खेलते हैं, रहते हैं, तो आप जो छोटी छोटी चीजों पे टेंशन लेते हैं ना, वो आप लेना छोड़ देंगे। अरे अगर खेलने से अगर कपड़े गंदे होंगे तो धुल जाएंगे, इस बात की फिक्र क्यों करनी कि डस्ट लग रहा है। लाइफ को एंजॉय करो ना, नई चीजों को देखकर एंजॉय करें, कलरफुल चीजों को देखकर एंजॉय करें, पानी के साथ खेलें। क्या है, जब भी स्नान करने जाएं सफिशिएंट टाइम लें पानी के साथ। हमें घड़ी देखकर भागना है, किसी किसी दिन ऐसा रखें अपने साथ कि जल्दबाजी में नहीं नहाना। टेक एम्पल ऑफ टाइम, छोटे बच्चों की तरह। तो छोटे बच्चों की क्वालिटी आपके भीतर आए, इसके लिए आप छोटे बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं। हम जैसी संगति में रहते हैं वैसी गुण हमारे भीतर आते हैं। सज्जन सांगत्य, तो बच्चों के साथ रहेंगे तो बच्चों के गुण आप में आ जाएंगे। बच्चों का जो प्लेफुलनेस है, खेलने का ढंग, खेलने का भाव, मस्त रहने का भाव, वो हमेशा नाउ मोमेंट में जीते हैं। वो फिक्र ज्यादा नहीं करते चीजों को, कोई किसी के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए वो दिमाग में पाले नहीं रखते। गुस्सा भी होते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर से खुद से ही खेलने आ जाते हैं। हम दिमाग में पाल के रखते हैं, उसने मुझे ऐसा बोला, आज के बाद उससे बात नहीं करूंगा। अरे क्या, लाइफ को इजी रखिए। कभी किसी से कुछ हो, माफ कीजिए। अगर दूसरा माफी नहीं मांगे तो भी माफ कीजिए। समय के साथ सभी लोग बदलते हैं, बदलते हुए स्वरूप को स्वीकार करें। पुरानी बातों को लेके पकड़े मत रहें। बच्चों के साथ रहने से, बच्चों के साथ खेलने से, बच्चों की तरह खेलने से आपको जिंदगी में बात समझ में आ जाएगी। नाउ मोमेंट में जीना, माफ करना, छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना। लाइफ को एंजॉय करने के लिए कोई बड़ी गाड़ी या बड़ा बंगला होगा तो ही एंजॉय करेंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को आप एंजॉय कर सकते हैं, खुलकर हंस सकते हैं। पेपर का हवाई जहाज से भी उड़ाकर खेल सकते हैं। बच्चों के साथ थोड़ा रहें और लाइफ को एंजॉय करना सीखें। बच्चे खूब खुलकर हंसते हैं। बच्चे जब हंसते हैं उनको देखिए कैसे वो हंसते हैं। हमारी हंसी क्या वैसी रहेगा? ये हम सब इंसान बनना चाहते हैं। काहे का
इस सभ्यता का क्या करेंगे? हॉस्पिटल में लाइन लगाना पड़ेगा। दूसरों की फिक्र ना करें, आप अपने अंदाज में जिए। बच्चों वाली प्लेफुलनेस के मामले में बच्चे खेलते हैं, हम भी खेलना सीखें। हर चीज को में सीरियसनेस ना रखें। कुछ चीजें अपने जिंदगी में बस बिना पर्पस का खेल, कोई भी खेल आपके जीवन में होना चाहिए। कोई भी खेल हो सकता है, हाँ वो फिजिकली एक्टिविटी वाला खेल हो तो ज्यादा अच्छा है। अपनी लाइफ में प्लेफुलनेस, खेलने का भाव लेकर आए, बढ़ाएं। इसके बाद चौथा पॉइंट है प्रकृति के 5 तत्व। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। कौन कौन से? मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। फिर से बोलता हूं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। तो 5 तत्व जो हैं, हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों के जितने हम नजदीक रहेंगे, हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से उतना अच्छा रहेगा। मिट्टी में, पानी में, फ्रेश हवा में और आकाश के नीचे, खुली आकाश के नीचे। तो अपनी दिनचर्या, अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि आप इन 5 तत्वों से बारी बारी से संपर्क में जाया करें। हमेशा कंक्रीट के घोंसले में ना रहें। ये जो हमने ईंटों का घर बना लिया है, सिर्फ इसमें हमेशा ना रहें। कभी प्रकृति में जाएं, पार्क में जाएं, मिट्टी में जाएं, खुली हवा में जाएं, सनलाइट में जाएं। इन 5 तत्वों के जितने आप नजदीक रहेंगे ना, आपका ये 5 तत्वों का शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। तो कम से कम 15 मिनट के लिए हर दिन सनलाइट में जाने का रूटीन रखें। कम से कम सन बाथ, अपनी स्किन पर सनलाइट को पड़ने दें। अगर थोड़ा स्किन सांवला भी हो जाएगा तो उससे क्या होगा, लेकिन आप हेल्दी तो रहेंगे। और अगर आपको उसका फिक्र है तो आप अपने बैक एरिया में कर सकते हैं। गॉगल्स लगा सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग का सन कर सकते हैं। सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर का सन में अगर जाते हैं तो उससे टैनिंग नहीं होती है। जिन लोगों को टैनिंग होने की फिक्र है, तो वैसे टैनिंग होने की फिक्र ना करें, सांवले हो जाएंगे उसकी फिक्र ना करें, स्वस्थ रहेंगे उसकी फिक्र करें। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को है कंसर्न, तो फेस पर ना करते हुए हाथ पैरों पर, पीठ पर अगर सनलाइट लगे तो भी पर्पस फुलफिल हो जाएगा। लगभग हमारे शरीर में जितने सरफेस एरिया हैं, 20% सरफेस एरिया पर 20% पर आना चाहिए सनलाइट। हमेशा बिल्कुल ढके कपड़ों में जाएंगे तो फिर उतना फायदा नहीं ले पाएंगे। फायदा तो खैर तब भी होगा क्योंकि आप अपने बाहर तो आ रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से, एक्टिव तो ज्यादा हो रहे हैं। हम जरूरत से ज्यादा सिडेंटरी हो गए हैं, आराम तलब हो गए हैं। जितना हमें चलना चाहिए हम उतना नहीं चलते। लाइफ स्टाइल मेडिसिन में बात वेल प्रूवन आ चुकी है कि हमें दिन भर में लगभग 10,000 कदम चलने चाहिए, 10,000 स्टेप्स। हम कितना चलते हैं? शहरों में रहने वाले ज्यादातर लोग इतना नहीं चल रहे। हाँ, अगर आप वॉकिंग अगर आपकी लाइफ में है एक्टिवली, तब शायद हो रहा हो। तो कई सारे हमें जिंदगी में काम करने हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते। जितना भी आप हैं उससे थोड़ा सा तो एक्टिव बने, थोड़ा अधिक चलें। जब कभी भी चलने की बात है तो हमेशा वॉकिंग को प्रेफर करें। कभी कभी सीढ़ियों से जाया करें, ठीक है, आप हमेशा हर बार नहीं कर सकते। कभी कभी तो कुछ तो आदत अपनी बनाएं सीढ़ियों से चलने की, जहां भी लिफ्ट और सीढ़ियों की बात है।
थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकले। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आराम तलब जिंदगी अगर नहीं हो तो इसी से आपकी बहुत सारे जो सेल्स पुराने हो रहे हैं वो पुराने होना बंद हो जाएगा। तो 5 तत्वों के संपर्क में जाएं, सनलाइट लें, एक्टिव बने। हमेशा बैक सपोर्ट लेके ना बैठे रहें। बैक सपोर्ट लेके बैठते हैं ओके, लेकिन बीच बीच में बिल्कुल बिना बैक सपोर्ट लेकर आप बैठें। आप ऐसे बैठें कि अगर आपकी जो कुर्सी या सोफे के पीछे का जो पोर्शन है अगर वो नया भी हो तो भी आप ना गिरे। ऐसे हमेशा बैठना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठते हैं तो आपका स्पाइन अधिक हेल्दी रहेगी। ज्यादातर समय हमें ऐसे ही बैठना चाहिए बिना बैक सपोर्ट का। हाँ, कभी कभी बैक सपोर्ट लेना है तो ले लीजिए, लेकिन ज्यादातर समय आप ऐसे बैठें कि आप जो पीछे का है वो आपसे, आप उस पर आपका लोड पीछे बैक सपोर्ट पे ना जाए, अपने अपने बलबूते पर बैठे, तो इससे आपको फायदा होगा। इसके बाद अब मैं थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आता हूं। हमारे भीतर ऊर्जा के तल पर चक्र है और नाड़ियां हैं। 5 तत्वों में जो पृथ्वी तत्व है वो पहले चक्र से जुड़ा है, मूलाधार चक्र से। जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र से। अग्नि चक्र हमारे मणिपुर चक्र से। अगर चक्रों की बात करनी है कि कौन से चक्र हम पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष काम करना चाहिए, अगर हम एजिंग को स्लो करना चाहते हैं तो वो है अग्नि चक्र। 5 तत्वों में बीच में है अग्नि, आग। तो अग्नि चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र अगर हमारा एक्टिव रहता है तो वो बाकी तत्वों को भी थोड़ा बैलेंस में रखेगा। वैसे 5 तत्वों को हम इवेल्युएट करें कि हाँ मेरे शरीर में पृथ्वी चक्र कैसा है, पृथ्वी तत्व कैसा है, स्वादिष्ठान चक्र कैसा है, जल तत्व कितना संतुलित है, लेकिन 5 में अगर एक पर अगर फोकस करना हो तो इन जनरल अग्नि चक्र पे ज्यादा हमें काम करने की जरूरत पड़ती है। जो पेशेंट आते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, ज्यादा बीमार अग्नि चक्र की डिस्टर्बेंस वाले होते हैं, डाइजेशन वाले। तो चक्रों के पर काम करना हो तो ज्यादा मणिपुर चक्र पर काम करें अगर हम अपनी उम्र को कम करना चाहते हैं। अगर हमें नाड़ियों पे काम करना है तो मैं 3 नाड़ियों के 3 पॉइंट्स बता रहा हूं जिस पर हमें विशेष काम करना है। सबसे पहले हम अपने चेहरे पर आए। चेहरे पर करना आसान भी है और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। ये 22 नाड़ियों पर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर किया जाता है। जो हमारे आंखों में, आंखों का जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट से 2 अंगुल नीचे हमारा ये जो चिन बोन है, ये चिन बोन का जो लोअर बॉर्डर है, नीचे का बॉर्डर, यहां पर ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अप एंड डाउन मसाज करना है। अप एंड डाउन मसाज क्यों करें? क्योंकि ये मेरिडियन जो है लंबाई में जा रही है। तो अगर लंबाई में जा रही है तो लंबाई में हम मसाज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे किसी भी तरह से मसाज करेंगे फायदा ही होगा। तो इसको पॉइंट को जब आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से अपने फिंगर रख ली है, तो उसके बाद अपनी आंखों को बंद करें और इसको 2 मिनट के लिए धीरे धीरे आराम से मसाज करें। ST3, अष्टमक 3, अष्टमक मेरिडियन हमारा जो अष्टमक है, अमाशय है, इसकी नाड़ी से जुड़ा हुआ है। ST3 को करने से हमारा स्टमक हेल्दी होगा, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, हमारी फेस में ग्लो बढ़ेगा। अपने ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करें और इसके साथ हम अफर्मेशन भी जोड़ सकते हैं। पहले मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट को बता देता हूं, फिर हम अफर्मेशन को समझेंगे। ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट एक पॉइंट हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे पैर में ST36। ST33 जब हमने देख लिया चेहरे पर ST3 है, तो अगला एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टमक नाड़ी का ही 36वां पॉइंट है हमारे घुटने के पास में। दोनों घुटने के
पास में बाहर की तरफ थोड़ा होता है, एंटेरोलैटरल, आगे और किनारे। तो आप अपने हाथ से मुट्ठी बनाएं। मुट्ठी बनाने के बाद ये जो नुकीला हिस्सा बनता है नकल, इससे दोनों हाथों के नकल से, या तो आप बारी बारी से एक हाथ के नकल से आप मसाज कर सकते हैं, या दोनों हाथ का नकल मुट्ठी बनाकर दोनों हाथ से एक साथ ही मसाज कर सकते हैं। आप अपना कन्वीनियंस देख लें कौन सा आप कर पाते हैं। एक हाथ से एक पैर का भी कर सकते हैं, 2 मिनट का एक पैर में कर लें, फिर दूसरे पैर का आप उससे को करें, मसाज करें। इस पॉइंट पर कुछ लोगों को दर्द मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। दर्द नहीं मिले तो भी आपको इस पॉइंट को मसाज डेली करना है, दिन में 2 बार 3 बार। अगर किन्हीं को डायजेशन का इश्यू है, आपका भोजन ठीक से नहीं पचता, भूख नहीं लगती, कुछ भी डायजेशन का, तो आपको दिन में 5 बार इस पॉइंट को करना चाहिए। अगर नहीं है तो दिन में 2 बार कर लिया करें, और एक बार में लगभग 2 मिनट के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट को किया जाता है। तो HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करें। HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करने के साथ साथ अलावा हम हमारे पैर में SP6, स्प्लीन 6, पैंक्रियाज 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करेंगे, जो हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। जो स्टमक की नाड़ी है वो बाहर की तरफ है, जो स्प्लीन की नाड़ी है वो पैर में अंदर की तरफ है, मीडियल साइड। तो इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को, जो एंकल से 4 अंगुल ऊपर है, इसको आप अपने पैर को आलती पालती लगाकर बैठ जाएं, और इस पॉइंट को आप दोनों हाथ के अंगूठे से दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। ऐसा लगभग आपको 2 मिनट के लिए करना चाहिए। दोनों पैर में SP6 में चेक कर लें, जिस पैर में दर्द हो आपको उस पैर में करना चाहिए। 50 से पहले की महिलाओं में लेफ्ट साइड में जनरली ज्यादा होता है, 50 से बाद की महिलाओं में राइट साइड में जनरली पेन ज्यादा होता है। मेल में इसका उल्टा हो जाता है, 50 से पहले राइट साइड में दर्द ज्यादा होता है, 50 के बाद लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है। अगर दोनों तरफ दर्द मिले तो आपके भीतर ज्यादा गड़बड़ी है, आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। दोनों तरफ आप इसको मसाज किया करें। आप SP6 पर मसाज कर सकते हैं। SP6 से एक अंगुल नीचे से मसाज शुरू करते हुए आप ऊपर भी घुटने तक जा सकते हैं। ऊपर की तरफ जाएं तो ये स्प्लिन मेरिडियन थाई नी घुटने की तरफ आएंगे, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। अगर दर्द किन्हीं को ज्यादा हो तो वो भी कर सकते हैं। तो SP6 और HT36 में अगर इन दोनों में पॉइंट का चुनाव करना हो तो HT36 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम दोनों करें तो अच्छा है। तो हमने स्टमक 3 में पॉइंट देखा जो हमारे चेहरे पर है, HT36 एक्यूप्रेशर पॉइंट देखा जो घुटने के पास में है। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं हमारे हाथ में HT7। देखिए HT3 हमने किया, HT36 किया, इससे हमारा स्टमक अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। स्टमक सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमें एक को चुनना हो तो स्टमक महत्वपूर्ण है। स्टमक के अलावा स्टमक के साथ हम अपने हार्ट मेरिडियन पे काम करें। जब हार्ट अटैक वाला एपिसोड हुआ था उसमें मैंने यह बात बताई थी कि HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम ठीक से करते हैं तो जिंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इसको बिल्कुल गांठ बांध करके रख लें अपने हाथ में। हमारा हार्ट बाईं तरफ होता है, छाती में, चेस्ट में, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड के हाथ में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे नाड़ी दोनों तरफ आती है तो आपको दाहिनी तरफ भी करना है। हमारी छोटी उंगली के सीध में कलाई पर ये HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको आप धीरे धीरे दबाएंगे। इस पॉइंट पर दर्द नहीं होता है, ज्यादातर दर्द नहीं है तो भी आपको इस पॉइंट को दबाना है। इसको दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। इसको एक्यूप्रेशर की भाषा में टोन करना कहा जाता है। तो HT7 को आपको टोन करना है दोनों हाथ में बारी बारी से। अगर आप इसे ठीक से रेगुलर करते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। और अगर आपका हार्ट हेल्दी रहेगा तो आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी। HT3, HT36, HT7 इन तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप एक्यूप्रेशर करते हुए, मसाज करते हुए आप साथ में अफर्मेशन को भी बोल सकते हैं।
अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है, और जब हम अफर्मेशन को बोलते हैं तो हमारे अवचेतन मन से जो नेगेटिविटी है वो छूटती है और पॉजिटिविटी आती है। तो मेडिटेशन के दौरान अफर्मेशन नहीं करना है, एक्यूप्रेशर करते समय अफर्मेशन करना है, या अफर्मेशन को आप यूं ही बोल सकते हैं। जब भी आईने के सामने गए तब भी बोल सकते हैं, अफर्मेशन को आप लिख सकते हैं, किसी भी तरह से अफर्मेशन को कर सकते हैं। ध्यान के समय अफर्मेशन ना बोले। अफर्मेशन और ध्यान मिलती जुलती चीज है, लेकिन अलग चीज है, दोनों को मिक्स ना करें। एक्यूप्रेशर करते समय अफर्मेशन बोले तो हमें कौन सा अफर्मेशन करना चाहिए? वैसे तो हर डिजीज वाइज स्पेसिफिक होता है। आज का हमारा टॉपिक एजिंग है, यानी कि यूथफुलनेस, हम हमेशा यंग रहे। तो यंग हम कब रहेंगे? मानसिक तौर से जब हम अपने आप को युवा समझेंगे, जब हम खुद से प्यार करेंगे। तो अपने आप से प्यार करना है तो ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए, ST3, ST36 कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए कोई भी अफर्मेशन आप बोल सकते हैं। बेसिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पर कोई भी अफर्मेशन कहीं भी फिट हो सकता है। तो आप अपना कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आप खुद से बोलें, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से प्रेम करता हूं, आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ अफर्मेशन के अलावा ऑल इज वेल, भगवत गीता के सार में जो हुआ, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, यह अफर्मेशन भी आप कर सकते हैं। जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, अपना एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आप इसको बोलते जाएं। जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ऑल इज वेल। जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ऑल इज वेल। सेल्फ लव और अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, ये दो अफर्मेशन हम कर सकते हैं। और अफर्मेशन वाले एपिसोड में हम और भी सीखेंगे। अपने हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस, अगला पॉइंट हमारा है हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस। देखिए, ब्रेन कोहेरेंस मैंने बताया था कि आप अपने बाएं हाथ का यूज ज्यादा करें, अपने दोनों हाथ का इक्वल यूज करें। जब दोनों हाथ का हम इक्वल यूज करते हैं तो हमारे ब्रेन में दो ब्रेन के जो लोब हैं, जो पार्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उसको जोड़ने वाला कॉर्पस कैलोसम जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये है ब्रेन कोहेरेंस। एक है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस, यानी कि आपका जो दिमाग है और जो दिल है वो एक जैसा काम करे। ऐसा नहीं है कि आपका बोल रहा है कि दिल बोल रहा है कि बच्चे के साथ खेलो, दिमाग बोल रहा है कि नहीं नहीं अभी तो शेयर मार्केट का काम कर लो। हमेशा अपनी जिंदगी में अपने आप को इस तरह से बनाएं कि जो आपका दिल सोचता है वैसा ही दिमाग सोचे। और अगर फिर भी कभी कन्फ्लिक्ट हो तो दिल की सुनना सीखें। तो दिल का सुनने का मतलब अपनी आदतों को नहीं सुनना है। इसका एक मिस्टेक होता है कुछ लोगों से। दिल का सुनने का मतलब है अपनी अंतरात्मा का सुनना। आपके चित्त में, आपके मन में जो आपकी कुछ आदत है, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लूं कि आप व्हाट्सएप बहुत चलाते हैं। कभी कुछ हो कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं ध्यान करूं कि क्या करूं, तो आपका जो आदत वाला मन है वो तो बोलेगा कि चलो टाइम पास करो, अब हो गया काम, अब सोशल मीडिया पे हम गेम खेलेंगे, हम सीरियल देखेंगे। ये आपके दिल की आवाज नहीं है, ये आपके आदत वाला मन, चित्त, योग की भाषा में इसको कहते हैं चित्त, चित्त की वृत्तियां हैं ये। तो दिल के सुनने का मतलब है जब हम शून्य हो जाते हैं, जब ध्यान में हम सांसों के साथ रहते हैं तो हम शून्य होते हैं। शून्य होने पर जो हमारे भीतर आवाज आती है, अंतरात्मा की आवाज, अंतर चेतना की आवाज, हमें उसे सुनना है, वो दिल की आवाज होती है। तो दिल की आवाज, दिल और दिमाग में कन्फ्लिक्ट ना रखें। अपना जीवन ऐसा बनाएं, ऐसा काम करें, इतना बोले, टू द पॉइंट बोले कि आपका दिल और दिमाग एक जैसा काम करे। जो आपके दिमाग में चल रहा हो वो बोलिए। चीज अपने आप को, अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट रखें हम यथासंभव। किसी के सामने कुछ बोलना है, किसी के सामने कुछ बोलना है, एक ही बात को किसी के सामने अलग ढंग से आप बोलते हैं, उसके थर्ड पर्सन के सामने अलग ढंग से बोलते हैं, तो उसमें बहुत हमारा समय जाता है और उलझने बढ़ती है। चीजों को सिंपल रखें।
एक ही बात सभी आदमी के सामने एक ही बात को बोलना है, बदल बदल के बातों को नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर हम चीज़ों को छिपाने की टेंडेंसी है तो फिर ब्रेन फिर शांत नहीं रह सकता, फिर तो ब्रेन डिस्टर्बेंस रहेगा ही। सच बोलें, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस अपने लाइफ में रखें, तो इससे आपका जीवन अच्छा होगा, एजिंग स्लो होगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा आता है वो है भोजन का। हम जो भोजन लेते हैं अपनी भूख के अनुसार, अपने जीभ के अनुसार खाने से ज्यादा अपने प्राण ऊर्जा की जरूरत के अनुसार भोजन करें। जब भी भोजन करने जाते हैं तो जो भोजन आप कर रहे हैं उसके प्राण ऊर्जा के प्रति सेंसिटिव हो कि यह भोजन मेरे शरीर के लिए कितना उचित है। आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें। जब भी आप भोजन लेते हैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए पहले आंखों को बंद करके थोड़ा चिंतन करें, ये जो भोजन आ रहा है ये भोजन मेरे शरीर के लिए कितना अच्छा है। आपके स्टमक की अभी नीड क्या है, कितनी भूख है आपको। अगर बेहोशी में हम खाते हैं तो हम जरूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जरूरत से ज़्यादा खाते हैं तो ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी से कई सारी बीमारियां शुरू होती है। हमें उतना खाना चाहिए जितनी ज़रूरत है और वही भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। फास्ट फूड, जंक फूड ये बीमारियां लाएंगी। जंक फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करें। अपने भोजन में फल और सलाद अधिक खाएं। फल और सलाद जो होता है उसमें प्राण ऊर्जा अधिक होती है। अभी अपने पेड़ से अलग हुए, उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो उसमें प्राण तत्व ज़्यादा है। प्राण का खेल है सब। योग में प्राणायाम आता है, हम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अपने प्राणों को बैलेंस करते हैं। ध्यान में अगर आप शून्य हो जाते हैं तो आप अपने सुषुम्ना नाड़ी में महाप्राण, विश्व प्राण को लेते हैं। तो सब कुछ प्राणों का खेल है। इस प्राणों के खेल को, प्राणों के नियम को जितना आप समझेंगे, अपने भोजन में प्राणों की जागरूकता लाएंगे, तो आपका भोजन आपको पौष्टिकता देगा। नहीं तो आप कहने को पेट भर लेंगे लेकिन आपके शरीर को लगेगा नहीं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा जो बोलते हैं खाते तो हैं डॉक्टर साहब लेकिन लगता नहीं है। आप बेहोशी में खा रहे हैं इसलिए नहीं लग रहा है। होश में खाएं, प्रेम पूर्ण होकर खाएं। अपने भोजन में फल और सलाद अधिक रखें। मिलेट्स का सेवन करें। जो 5 मिलेट्स हैं, कोदो, लिटिल, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, मिलेट, फॉक्सटेल, तो सिर्फ बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं है, हर व्यक्ति उनका सेवन कर सकता है। और अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपका पेट ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे गट में माइक्रोबायोम होते हैं, कोलॉन में, बड़ी आंत में, वो हेल्दी बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन अच्छा रहेगा। सारे विटामिन्स रहेंगे। विटामिन B12 खमीर, फर्मेंटेड खमीर में होता है। खमीर लेंगे, 5 मिनट का खमीर लेंगे, विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं हो सकती। तो अपने भोजन पर सजगता लाएं। भोजन से पहले मेडिटेट करें, भोजन को थैंक यू करें, भोजन को ब्लेस करें। धन्यवाद भाव के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ भोजन को किया करें। भोजन करने में जल्दबाजी नहीं करें। घड़ी देख देख कर समय बचाते हुए खाना से अच्छा है आप फास्ट कर लें। इस बात को अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे ना तो आप कम खाकर भी अधिक पौष्टिक रह सकते हैं। एक अच्छी पुस्तक है योगी कथा अमृत, पढ़िएगा। भोजन से ही ताकत आती है ऐसी बात नहीं है, भोजन में जो प्राण ऊर्जा है उससे आती है। और जितना आप ध्यान अपने जीवन में सीखेंगे, जितना आप अपने ध्यान में प्राण ऊर्जा के कंसेप्ट को समझेंगे, भोजन पे आपकी निर्भरता कम हो जाएगी। फास्टिंग करते हुए भी, कम भोजन करते हुए भी आप प्राणवान रह सकते हैं, ऊर्जावान रह सकते हैं। भोजन का कंसेप्ट हमें अपना बहुत अपने लाइफ में ठीक करना है। भोजन को प्राण ऊर्जा के माध्यम के रूप में देखें। वो मेडिकल में कैलोरी के रूप में देखते हैं। कैलोरी उतना अच्छा पैरामीटर नहीं है जितना अच्छा पैरामीटर वो प्राण ऊर्जा का माध्यम है। जो भोजन हम ले रहे हैं
उन भोजन में जो प्राण ऊर्जा कहाँ से आई? सूरज की प्राण ऊर्जा उसमें स्टोर हुई है और उसने पृथ्वी से कुछ प्राण ऊर्जा लिया है। तो अगर हम 15 मिनट के लिए सन बाथ रोज लेते हैं, सूर्य प्रकाश में जाते हैं, तो सूर्य प्राण को हम थोड़ा थोड़ा डाइट भी लेंगे। ठीक है, हमारे भीतर क्लोरोफिल नहीं है, पौधे जैसा हम प्राण ऊर्जा सूर्य के सनलाइट को अपने भीतर स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम लेते हैं। सनलाइट में बैठने से, और सनलाइट में जब बैठ रहे हैं तो एक पावरफुल मेथड है, टेक्निक है सन गेजिंग, सूर्य त्राटक। सन गेजिंग से भी दर्जनों बीमारियां ठीक होती हैं। वैसी बीमारियां जिसमें सूर्य प्राण की डिस्टरबेंस है, बैक पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, मोटापा है, थायराइड है, वेरिकोज वेन है, पीसीओडी है। जब हम प्राण ऊर्जा के हिसाब से स्वास्थ्य को देखेंगे, बीमारियों को देखेंगे, तो वैसी बीमारियां जिसमें सूर्य प्राण की कमी है, उसमें सनलाइट में बैठने से बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आता है। तो जो बुढ़ापा है, एजिंग है, उसमें तो सनलाइट का बहुत रोल है। हर सीनियर सिटीजन को तो आधे घंटे सनलाइट में हर मौसम में बैठना ही चाहिए। विंटर है तो अच्छा लगता है तो ज्यादा देर बैठ जाते हैं, वो चलिए वो अलग बोनस पॉइंट है। समर में भी डेली आधे घंटे का सनलाइट सीनियर सिटीजन को तो लेना ही है, और जो बाकी है उनको 15 मिनट के लिए सनलाइट लेना है हर दिन। सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर ले ले तो बेस्ट। सूर्योदय के समय नहीं ले सकते तो सूर्यास्त के समय ले ले। अगर ये भी नहीं हो सकता तो किसी भी समय ले लो तो जरूर। अगर आप लेंगे ही नहीं तो नहीं लेने से तो बेहतर है किसी भी समय ले लें। तो भोजन को प्राण ऊर्जा के माध्यम के रूप में देखेंगे तो आप उस भोजन से प्राण ऊर्जा को ना अधिक प्रॉपर्ली एब्जॉर्व करेंगे। अगर हम बेहोशी में, जल्दबाजी में भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में पहुंच तो जाता है, लेकिन सिर्फ भोजन शरीर में पहुंचने से नहीं होता, वो जब पचेगा, डाइजेस्ट होगा, एसिमिलेट होगा, उससे ऊर्जा जब एब्जॉर्व होगी तब तो उसका प्रभाव जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसी कोलोन में, आंत में ऐसा कुछ हो जाए कि आप भोजन खा रहे हैं, वो एब्जॉर्व नहीं हो, वो निकल जाए स्टूल के माध्यम से बिना एब्जॉर्व हुए, ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं। तो आप भोजन खा भी रहे हैं लेकिन फिर भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होता, और हमारे भीतर कमी होने लग जाती है। फिर हम ऊपर से सप्लीमेंट लेते हैं। अरे सप्लीमेंट लेने से पहले यह तो देखो जो भोजन आप कर रहे हैं वो भोजन आप सही ढंग से कर रहे हैं क्या? सही भोजन कर रहे हैं? सही ढंग से भोजन लेना अगर आप सीख जाएं तो जो भी एवरेज फूड लिया जाता है उसमें बहुत न्यूट्रिएंट है, और सबसे न्यूट्रिएंट रिच है खमीर, 5 मिनट के खमीर। और सीजनल फ्रूट्स, जिस फल का मौसम चल रहा है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी है जिस मौसम में जो पोषक तत्व चाहिए वो उन फलों में भर देता है। अगर हम सीजनल फल का सेवन कर रहे हैं तो अपने आप जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक्यूप्रेशर से भी सप्लीमेंट की जो कैल्शियम की कमी हो, आयरन की कमी हो, K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करें, किडनी के 6ठे एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। भोजन पर काम करने के अलावा अब मैं बात करता हूं एनर्जी मास्टरी। हम शरीर नहीं है, हम ऊर्जा है। ऊर्जा के रूप में अपने आप को समझें और ऊर्जा के रूप में अपने आप को संतुलित रखें। तो ऊर्जा कहां से आती है? ऊर्जा आती है हमारे ध्यान में, ऊर्जा आती है सोने के बाद, इसलिए सोने के बाद हम फ्रेश फील करते हैं। तो अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें, अपनी नींद को यथासंभव अच्छा रखें। सोने से पहले मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपकी नींद अच्छी रहेगी, और सुबह जगने के लिए अलार्म का प्रयोग ना करें।
अगर अलार्म का प्रयोग नहीं करते हैं तो जब आपकी नींद का कोटा पूरा हो जाएगा तब नींद खुलेगी, तो वो अच्छा है। अपने विल पावर से अगर जगना है कोई पार्टिकुलर टाइम पे तो विल पावर का प्रयोग करना सीखे। बिना अलार्म विल पावर से जगे। अगर नींद अच्छी रहेगी तो आपकी शरीर में प्राण ऊर्जा ठीक से आ रही है। तो ये ऊर्जा का सोर्स हुआ मेडिटेशन, नींद और भोजन। सनलाइट में गए तो सूर्य, अगर पृथ्वी के संपर्क में गए तो पृथ्वी प्राण। ये खर्च कहाँ होती है? सबसे ज्यादा खर्च होती है ये हमारे बोलने में। जो भी आप बोलते हैं अगर उसका बोलने का पर्पस है तो आप बोलें। अपने मुंह से एक भी शब्द ऐसा ना निकालें जिसका पर्पस नहीं है। इस बात के लिए पत्री जी बहुत स्पेसिफिक हैं, स्ट्रिक्ट हैं। जब आप कभी पत्री जी के क्लोज सर्कल में जाएंगे, नजदीक जाएंगे, रैंडम टॉकिंग, यूजलेस टॉकिंग को वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते। हमें वही बोलना चाहिए जिसकी बोलने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा वाक्य है जो बिना बोले भी काम चल सकता है तो मत बोलिए। सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए। बोलने का पर्पस है तो बोलना चाहिए, नहीं पर्पस है तो चुप रहना चाहिए। आपके पास कैश होगा, रुपए होंगे, आप ऐसा समझ लीजिए कि हर बोलने के साथ आपका 10 रुपए खर्च हो रहा है, हर शब्द के साथ। तो आप किस तरह से बात करेंगे? क्या आप यूजलेस टॉकिंग करेंगे? फिर जो भी आप बोल रहे हैं, आपके हर बोलने में, हर शब्द में 10 रुपए खर्च हो रहा है। आप इस तरह से, चूंकि हम मनी फोकस्ड ज्यादा हैं ज्यादातर लोग, तो इस तरह से चलिए आप जोड़कर देखिए। तो यूजलेस टॉकिंग, पर्पसलेस टॉकिंग बंद हो जाएगी। ऊर्जा खर्च सबसे ज्यादा बोलने में होती है, बोलने के अलावा सोचने में होती है। तो आप देखिए कि आप कितना अननेसेसरी का सोचते हैं। जितना आप अननेसेसरी का बोल रहे हैं, अननेसेसरी का सोच रहे हैं, आप ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। ऊर्जा को खर्च करेंगे तो थकान तो होगी, थका थका तो फील करेंगे, कमी हो जाएगी ऊर्जा की। तो अपना ऊर्जा को अपने जीवन में लाने का तरीका बढ़ाना है, यानी कि ध्यान से जुड़ना है, 5 तत्वों से जुड़ना है। जिस जिस तरीके से अपने भीतर ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है, ऊर्जा को बढ़ाना है। और जो ऊर्जा खर्च होती है उस खर्च होने को बंद करना है। बंद नहीं कर सकते तो कम करना है। पर्पसलेस टॉकिंग ना करें और अपने सोचने को कम करें। बोलने और सोचने के अलावा ऊर्जा को खर्च होने का तीसरा माध्यम है हमारा सेक्सुअल लाइफ। सेक्सुअल एक्टिविटी में एनर्जी का कल्टीवेशन के लिए ओशो को सुनना चाहिए। ओशो की पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर। श्वास और चक्रों के साथ सेक्सुअल एनर्जी का कनेक्शन बहुत ज्यादा है। सांसें गहरी हो, चक्रों के प्रति अवेयरनेस हो, तो अगर सेक्सुअल एनर्जी कल्टीवेशन हो, ट्रांसम्यूटेशन, ऐसा संभव है कि लोअर चक्रास की एनर्जी को ऊपर के चक्रास में उठाया जा सकता है। हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ओशो को सुनिए तो आप इसको समझेंगे। आज हमने बहुत सारे पॉइंट देखे। इन सभी पॉइंट्स को समझिए, यूज कीजिए। एजिंग को रोका जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। बुढ़ापा की जरूरत नहीं है, हमको लाइफ में सही ढंग से जीवन जीने की जरूरत है। आपने इन सभी बातों को सुना, समझा। धन्यवाद। जुड़े रहें डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में। सोमवार और शुक्रवार को स्वास्थ्य से जुड़े हुए आपके सवाल आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं।